अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। जनाब, आवाम के टैक्स पर जारी कौमी असम्बली इजलास का एक और दिन हंगामा आराई की नजर हो गया और असम्बली फ्लोर पर एक दूसरे पर इल्जाम और नारेबाजी। इस पर सवाल यह है, क्या अवामी वोट की तौहीन नहीं हो रही असम्बली फ्लोर पर? फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बगैर सबूत असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन की जानिब से NRO लेने का ये दावा। मुराद सईद का ये बयान महज सियासी है या फिर इसके कुछ हकाइक भी हैं? आज ही के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फवाद चौधरी भी बारहा ये दावा कर चुके कि अपोजिशन NRO चाहती है। इस पर भी हम डिटेल पे बात करेंगे और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे गैस, बिजली, ना पानी, ये है थर की कहानी। और इस साल थर में जाँ बहक बच्चों की तादाद जो है वो 616 तक जा पहुंची है, जबकि चीफ जस्टिस ने बताकर ही थर का दौरा किया, लेकिन फिर भी सिचुएशन उनको सेम ही दिखाई दी। और आपको आज अपडेट ये भी हम देंगे कि इंकशाफ हुआ है कि वहां पर जाली टेंट अस्पताल लगाए गए और जाली मरीज भी वहां पर बिठाए गए थे, और जैसे ही चीफ जस्टिस वहां से रवाना हुए साथ ही उनके पीछे पीछे मरीजों को भी चलता किया गया। जबकि प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अमेरिका की जानिब से मजहबी आज़ादी की मुबैना खिलाफ वर्जी के तहत ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को अब इस्तिस्ना मिल गया है। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है या फिर अमेरिका का कोई और प्लान है? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने गेस्ट लिस्ट की जानिब। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है राना अफजल साहब, और रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी भी ने ज्वाइन किया है, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगी पलवशा खान की जानिब। पलवशा, आप बताइएगा, असेंबली फ्लोर पर एक दूसरे के खिलाफ हम देखते हैं खूब इल्ज़ाम तराशी होती है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इवन कैरेक्टर पर भी बातें हो जाती हैं। क्या ये रिवायत सही है? अवाम के वोट की तौहीन नहीं कर रहे? देखिए, अब ये तो किस किस चीज़ को कहा जाए कि वोट की तौहीन है और तौकीर है, ये तो एक लंबी बहस है। लेकिन इस बात से मैं आपकी ज़रूर इत्तेफाक करूँगी कि असेंबली के फ्लोर पर वो जो मामलात मुंह खोले हुए बलाओं की तरह सामने खड़े हैं, उनसे आंखें चुराना और कबूतर की तरह आंखें बंद करके एक दूसरे पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना और अपोजिशन को दे धड़ाधड़ उठाकर जेलों में बंद कर देने से ये मामलात ना कहीं जाने वाले हैं ना गायब होने वाले हैं। मैं पहले भी कहती हूँ, मैं तो अब फिर भी ये कहूँगी, और शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी अपना चुप का रोज़ा तोड़ना चाहिए और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को भी खुद से ये एक अपनी तरफ से ऑफ़र कर देनी चाहिए कि अगर इसी से मामला ठीक होते हैं तो वो ख़ुद से वॉलंटरी गिरफ्तारियां दें और जेल भरो तहरीक का आगाज़ करें और भर दें जेलें। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये सब भी हो जाए तो क्या ये मामलात जो आपकी मईशत के मामलात हैं, जो आपकी खारजा पॉलिसी के मामलात हैं, जो पाकिस्तान के दीगर मामलात हैं, महंगाई है, आवाम के मामलात हैं, आपकी एनर्जी का एक मसला है, क्या ये तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी या इन पर सवालात उठाने बंद हो जाएंगे? ये मामलात वो हैं कि जिनके जवाब आपको फिर भी देने पड़ेंगे। यानी कि अगर तमाम आपको लगता है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, ज़बानें काट के उन्हें जेल में डाल दें? जी बोलिए। आपको लगता है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है? देखिए, मुझे क्या लगता है या मुझे क्या नहीं लगता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक परसेप्शन ऐसा है कि जिसमें अब रोज़ाना के हिसाब से वो ख़ुद हकीकत भरते जा रहे हैं। यानी आज इनके एक मतलब इनके रहनुमा हैं काफ़ी सीनियर उस्मान डार साहब, आज आपने भी उनकी वो सुनी होगी, एक उन्होंने अपना बयान दिया है कि वो नैब के दफ्तर गए और वहाँ उनको उनके मुखालिफ की फ़ाइलें और सबूत दिखाए गए, जिसमें उनके कोई बैंक्स के सबूत हैं और दीगर मामलात। मुझे बताइए, इस किस्म की बातें जब ख़ुद हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो करें और रोज़ाना के हिसाब से ऐसी कोई नई चीज़ आपके सामने आए, तो आप ये बताइए कि उस पर मैं ये क्या समझूं या आप क्या समझें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? और फिर वो प्रोसेस एक तरफ तो उसको तेज़ पहिए लग जाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी सफ़ों में लोग हैं, जब उनका मामला हो तो रेफरेंसेस भी हों तो उनको हाथ ना लगाया जाए, और दूसरी तरफ लोगों को डराने धमकाने के लिए आप ये इस किस्म का एक परसेप्शन जो है वो खुद भी क्रिएट करने में, अब देखिए हो, आप अगर ये भी मान लिया जाए कि इसमें कुछ हकीकत नहीं है, तो आज का जो बयान है या जो पहले के इनके वज़रा और इनके अरकान असेंबली
खुद साख्ता तर्जुमान बने होते हैं इदारों के, उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या शुबा रह जाता है। यानी इस चीज़ को, इस परसेप्शन को ये खुद हवा दे रहे हैं और ख़ुद मजबूत तर करें। इसका इनका ख्याल शायद ये है कि इन मामलात से अपोजिशन डर जाएगी या वो लोग डर जाएंगे जो तनकीद कर रहे हैं। ठीक है, अगर हुकूमत ये सोच रही है कि इस तरह से अपोजिशन को सप्रेस किया जाएगा तो ये किसी तौर भी होने नहीं वाला। ठीक है, साहब आपका टेक आ गया। राना अफजल साहब आप फरमाइएगा, ये जो असेंबली फ्लोर पर रोज हम देखते हैं कि हंगामा आराई हो जाती है, फिर इल्जाम तराशी हो जाती है, मुआहिदा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने आज देखा कि अल्फाजों को फिर भी स्पीकर कौमी असेंबली ने हज़फ करा दिया। ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है? अवाम के लिए यहाँ पर आते हैं, अवाम के टैक्स का पैसा असेंबली फ्लोर पर लगाना लगता है, तो अवाम की फलाह के लिए बात होनी चाहिए, वो चीज क्यों निगेट हो रही है? देखें मदीहा, फ्लोर ऑफ द असेंबली के ऊपर जो डिबेट या जो दिन का प्रोग्राम होता है वो गवर्नमेंट देती है, और सुबह सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें सारी पार्लिमानी पार्टीज के मेंबर होते हैं और वो उस दिन के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। और अमूमन लेजिस्लेशन होती है या किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे डिबेट होती है जो एक प्लान्ड एजेंडा होता है। आपने देखा आज कि वहां पे आके जब बात छेड़ी उन्होंने गवर्नमेंट साइड से कि हमें 7 लोगों ने एनआरओ के लिए कहा, तो उसके बाद फिर आप क्या तवक्को रखती हैं कि क्या होगा? वहां पे जवाब सवाल होंगे, क्या ये चीज आज के एजेंडे पे थी? इसी तरह से वो आ जाते हैं कि जी ये चोर हैं, ये फलां हैं, ये चीजें एजेंडे पे नहीं होती। और ये गवर्नमेंट क्यों करती है? ये आप हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको तजुर्बा है, हम जानते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ये अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, अपनी नाअहली, नालायकी और जो रोज ये अबाउट टर्न और झूठ बोलते हैं उसके ऊपर उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की शोबदाबाजी करते हैं कि 7 लोग मुझे मिले, उन्होंने हमें एनआरओ की दरखास्त की और हम एनआरओ नहीं देंगे। और भाई तुम तो दे भी नहीं सकते, लेकिन फिर जब जवाब सवाल शुरू होता है तो ऐवान का माहौल इन्होंने गंदा कर दिया है। इन्होंने पहले भी हमारे दौर में, पिछले हुकूमत के दौर में धरनों के साथ गंदा किया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इन्होंने गंद बना दिया है। और ये रोज आके एक गंदा काम करते हैं और उसका फिर रिएक्शन आता है। अगर ये कहे जी हम लोगों से 7 लोगों ने एनआरओ मांगे हैं और हम खामोश हो जाएं, तो फिर क्या तासुर होगा? आप टॉक शोज के ऊपर कहेंगे कि नून लीग मान गई है कि हमने एनआरओ लिया है। सदाकत अली साहब आप फरमाएगा, राना अफजल साहब कह रहे हैं कि ऐवान का माहौल हुकूमती वज़रा गंदा कर रहे हैं, रोज एक एजेंडा लेजिस्लेटिव जो भी एक रूल पास होना होता है उससे हटकर हुकूमती वज़रा प्रोवोक करते हैं कि इस किस्म के झगड़े हों, गंदी जबान का इस्तेमाल किया जाए। इज इट ट्रू? देखिए, मैं राना साहब ने बहुत सख्त और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वैसे तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बिल्कुल गलत इनको बात है, इनके पास मालूमात बिल्कुल नहीं है। जब मुराद सईद ने कहा कि 7 बंदों ने मेरे महकमे में जो करप्शन हुई है उसके बारे में मुझसे रब्ता किया और मैंने उनको नो की, उसमें एक यहाँ सामने बैठा है, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि पूरी अपोजिशन को सांप सूंघ गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई नहीं बोला, सब खामोश हो गए। ये गलत बात कर रहे हैं। बात झगड़ा जिस बात पे हुआ था वो जब फवाद जवाब देने, शायद खान अब्बासी ने तकरीर की और नवीद कमर साहब ने तकरीर की और फवाद चौधरी जब खड़े होके बोले तो पीछे से किसी ने कोई गलत जुमला बोला, तो अपना फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग की तरबियत ठीक नहीं है, जिस पे शोर शराबा हुआ। बाद में उन्होंने कहा चल इनकी तरबियत ठीक हुई है। तो ये बातें थी जो असल बात थी। बाकी इन्होंने बातें ऐसे, इनको गुस्सा है शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट होने का, तो वो माइंड करते हैं और कहते हैं कि ये पागल हैं, ये झूठ बोलते हैं, तो वो मैं कोई उनकी बात माइंड नहीं करता। बात ये है, असल मसला क्या है? मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है। हम मुल्क की सिक्योरिटी की पॉलिसी पे एक है, हम मईशत पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, हम सब का इत्तेफाक है कि जमहूरियत होनी चाहिए, हम सब फॉरेन पॉलिसी पे भी इकट्ठे हैं और मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं सारे। एक बात का इख्तलाफ है, ये चाहते हैं कि बस ये करप्शन और एहतसाब की बात ना करें, क्योंकि इनका मसला ये है, जितनी भी इनकी लीडरशिप है इनमें अच्छे लोग भी हैं। राना साहब पे क्यों नहीं कोई केस बना, बालोशाह पे क्यों नहीं कोई केस बना, किसी और पे क्यों नहीं केस बना? इनका मसला ये है कि जहां इनकी कहानी शुरू होती है, इन दोनों की क्यादतों पे करप्शन के बेपनाह इल्जामात नहीं है, बेपनाह केसेस हैं जो इन दोनों ने खुद बनाए हुए हैं। तारीख उठा के देख लें,
आसिफ जरदारी साहब के बारे में, राजा परवेज अशरफ के बारे में नून लीग क्या कहती थी, और नून लीग के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहिबान के बारे में जरदारी साहब और उनकी पीपल्स पार्टी क्या कहती थी। ये असल कहानी है कौम को बताने वाली, कोई झगड़ा नहीं है। जब आप इन पे करप्शन की बात करेंगे ये सारे तिलमिला उठते हैं, वरना सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लिहाजा ये जो कहा ना जेलों को भर दें, पलवशा ने कहा, मैं कहता हूं इनको ना अंदर लेके जाएं, सब गरीबों बेचारों को बाहर निकालें। 10-10 हज़ार और लाख लाख रुपए चोरी करने वाले अंदर जेलों में भरें, और अरबों खरबों के जो जिन्होंने लूटे उनको जब उनको अरेस्ट करते हैं तो ये सब की जमहूरियत खतरे में है, आइन और कानून खतरे में है। मैं एक जब सवाल पूछता हूं सबसे, क्या मुल्क में अदालतें हैं, क्या मुल्क में इदारे हैं? तो आप क्या शो करना चाह रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई मुल्क में मार्शल लॉ है? अगर कहीं नैब अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, ओवर स्टेप कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तो जाएं अदालती फोरम में। हमें क्या सिखाते हैं? कानून तो वो है, एक जुमला और, कानून तो वो है जिस पे आप दोनों ने 10 साल हुकूमत की, चेयरमैन वो हैं जिनको आपने लगाया। आज आपका मुंह नहीं थकता हमें बुरा कहते कहते उन कवानीन पे और उस इदारे पे, क्योंकि सदाकत अली साहब ऑपोजिशन को लगता है कि वन साइडेड एहतसाब है ना, इस वजह से। जफर इलाही साहब आप फरमाएगा, हुकूमत को आए 4 माह हो गए हैं, लेकिन हम जब भी देखते हैं कि असेंबली सेशन स्टार्ट होता है, सदाकत अली साहब आपकी तरफ आएंगे, अभी मैं जफर इलाही साहब इनको इसलिए लगता है, सिर्फ एक जुमला, एक जस्ट लास्ट सेंटेंस, इसलिए लगता है कि ये वो लोग हैं जो बेनज़ीर को सजा देने के लिए अकाउंटेबिलिटी के जजेस को, जस्टिस कयूम को फोन करके कहते थे कि सजा बेनज़ीर की कम है, ज्यादा करें। इनको सब लोग शहबाज शरीफ लगते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका टेक आ गया। जफर साहब आप, हिलाली साहब आप फरमाएगा, हुकूमत को आए 4 माह का अरसा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं जब भी असेंबली सेशन स्टार्ट होता है इसी किस्म की हंगामा रही होती है, और इंप्रेशन यही आता है कि जैसे सिर्फ खबर बनेगी यहाँ से। तो आखिर जिम्मेदार इसका कौन है? क्योंकि अवाम के लिए यहाँ पर आया जाता है नुमाइंदगान की जानिब से, और वक्त निकाल कर आते हैं, TADA लेते हैं, तो उन्हें वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात असल ये है कि ये लोग जो हैं, ये पता नहीं अरसों से इनका एक ही प्रोफेशन है, और वो है अपने लिए पैसे बनाना बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो पार्लियामेंट को इसलिए आते हैं, वो पार्लियामेंट को इसलिए आते हैं कि किसी तरीके से हमें कोई एंगल से अपने पैसे बनाए। मिसाल के तौर पे मैं आज जानना चाहता हूँ, हम इतना वक्त नेशनल टेलीविजन पे हम गुजार रहे हैं, किसके बारे में बात करने? 2 चोर जो पकड़े गए हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो एलिगेशन सही है कि नहीं, मगर 2 सस्पेक्टेड थीव्स जो पकड़े गए हैं इसलिए कि उनका पार्टनर जो उनके साथ पैसे बनाता था नाजायज तरीके से, चोरी से, उसने आके कन्फेस किया है कि ये थे तरीके जिसमें हम पैसे बनाते थे। प्राइज विनिंग बॉन्ड्स खरीदना, ब्लैक मनी को वाइट करना, लैंड स्कीम्स, फ्रॉडुलेंट लैंड स्कीम। भाई ये किसने कहा है? ये उनका आदमी, उनका जिगरी दोस्त, उनका पार्टनर ने कहा है। अब आप इसको डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बायस है, ये बता रहा है कि सिर्फ PMLN के चोर पकड़े जा रहे हैं और उनके नहीं। अगर भी ये सही होता, कोई ना कोई चोर तो पकड़ा जा रहा है ना, खुद शुक्र करें। कितने साल हो गए हैं कि इन लोग ये करते रहे और पकड़े नहीं गए थे। कितने साल हो गए हैं कि ये एक चोर, क्लब्स का चोर जो हमारे पॉलिटिशियंस ऑफ वेरियस पार्टीज हैं, ये इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करते रहे और पैसे बनाते रहे। और एक चीज मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, लेकिन जफर साहब, ऑपोजिशन की तो शिकायत ही यही है कि हुकूमत अपनी सफों में भी तो देख ले, चिराग तले अंधेरा की मिसालें। यार, अगर हुकूमत को वक्त नहीं मिला है चोरी करने के लिए, वो 3 महीने से आए हैं। जब उनको वक्त मिलेगा 10 और 20 साल और उनके चोर नहीं पकड़े जाएंगे, और फिर सबके सामने जब पकड़े जाएंगे फिर हम उठ के खड़े होंगे कि इनको भी पकड़ो। शायद वो निकले, मगर इस अब तक 3 महीने में कुछ नहीं निकला है। मगर एक चीज मैं बताता हूं, ये जो हैं, ये साद रफीक साहब आके कहते हैं कि नाश्ता जो था जेल में वो ना काबिल खाने का, वो काबिल नहीं था खाने का। माय गॉड, मैंने कूड़ों के डब्बों से देखा हुआ है, बच्चों रबिश खा रहे हैं, बच्चे कूड़े के डब्बे से खाना खा रहे हैं, रोड से उठा के फिका हुआ रोटी उठा के खा रहे हैं, और इनको ये नाश्ता नहीं अच्छा लग रहा है जेल का। ये है हमारे सियासतदान। बिल्कुल, दिस इज द काइंड ऑफ पीपल जो 70 साल में
फेल्ड स्टेट कर दिया है इस मुल्क को। अब रह क्या गया है भाई, और क्या रह गया है? थर, आप थर का आज बात करना चाहते हैं, खुदा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जफर साहब आपका टेक आ गया। परवश साहब आप फरमाइएगा, नून लीग के दौर में भी तो शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू होंगी, उन कार्रवाइयों को आप क्या कहेंगे कि वो भी पिछली हुकूमत इंतकाम ले रही थी? देखिए, इस मुल्क की एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी इंतकाम उस हिस्ट्री का जो है एक बिल्कुल वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और बड़ा अफसोसनाक चैप्टर था। आपको याद होगा कि सैफुर रहमान जो थे, वो जो जिस किस्म का उन्होंने एहतसाब किया, उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि बाद में उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से माफ़ी मांगी। और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी भी एहतसाब में इस किस्म की, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आपने एहतसाब करना है बेशक करें, उससे तो कोई किसी को बुरा नहीं कह सकता, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसमें खुद ये आमेजिश करते हैं, आपके वज़रा खुद करते हैं। देखिए, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके पास अपने स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन और लोगों को धमकियाँ देना। आज ही असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पर वो फवाद चौधरी साहब ने मरियम औरंगजेब को कहा, अगली बारी, जब आप ये कहते हैं कि अगली बारी आपकी है, तो फिर आप खुद उस तमाम तर प्रोसेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। लिहाजा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो एहतसाब करना चाह रहे हैं तो ठीक है, इन्होंने मैंडेट किया हुआ है, इदारों ने एहतसाब करना है, उन इदारों को आप बात करने दें। वो जिसको ठीक समझते हैं, वो जिस चीज़ को गलत समझते हैं, जो उन पर तनकीद होती है, उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। उसके जवाब के लिए आपको हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम की बात की, मुझे बताइए कि उन केसेस का आज तक कहाँ पहुँचे हैं, क्या हुआ है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप किसी शख्स की इज्जत और पगड़ी उछाल कर उसको 2 मिनट में आप उसका मलिया मेट कर देते हैं, चोर चोर, डाकू डाकू की गर्दान करते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो, आप किस तरीके से किसी को चोर, ये मेरा हक है या आपका हक है, या हमने टीवी पे अदालतें लगानी हैं, तो फिर हम बंद कर दें अदालतों को, वहाँ ताले डाल दें। जब लोग कस्टडी में हैं, वो एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनको आप सजा मिलने लेकिन से पहले, साहिबा, जब इदारे तहकीकात करते हैं तो फिर शोर भी तो मचाया जाता है ना कि वन साइडेड है, फिर ये बात भी ना की जाए, फिर तो पेशेंस से पे बैठकर देखा जाए इदारे क्या तहकीकात करेंगे। इस तरीके से तो हुकूमत में बैठे हुए लोगों पर भी ग्रेव यानी कि सीरियस चार्जेस हैं, तो उनको भी आप कहिए। मतलब बात यह है कि अगर आप मीडिया ट्रायल ही करना चाहते हैं, तो इस मीडिया ट्रायल का जो है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूं कि ये करप्शन की दास्तान जो है, इसको आप कितने दिन और रगे देंगे? आप क्या ये नहीं कहेंगे कि मईशत को जो चैलेंजेस हैं उसका आप क्या जवाब देते हैं? आज वर्ल्ड बैंक ने आपका लोन कैंसिल किया, रेमिटेंसेस $400 मिलियन से गिर गई। आप कहते थे कि जैसे ही हम आएंगे बाहर से हम पे डॉलरों की बरसात होगी। टैक्स का जो आपने लोगों से कहा कि मुझे टैक्स दीजिए, मुझ पर यकीन कीजिए, क्या हुआ? फिर आप खुद FPR को डांटे। कल तो इमरान खान साहब ने खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब आप मुझे ये बताइए कि इन हालात में अगर आप जो मर्जी कर लें, इससे बदतरीन मीडिया ट्रायल कर लें, लेकिन क्या होगा? क्या इन मामलात का आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे आ गई? क्या डॉलर का रेट, आप खबर तो ये नहीं है कि आज ख्वाजा साद रफीक पकड़े गए तो कल कोई और पकड़ा जाएगा, तो शहबाज शरीफ, खबर तो ये है कि आप हमें बताएं कि किस दिन डॉलर का रेट नीचे आएगा। आपके पास इन मामलात का क्या हल है? आप कहाँ जा रहे हैं पैसे लेने? चीन के साथ आपके क्या हालात बने? अमरीका के साथ क्यों ये सुबह शाम यू टर्न्स हो रहे हैं? आप हमें मामलात बताइए। आप अगर साथ बैठ के एक दूसरे को पास करते जाएंगे, उसका पास फेल आपने नहीं करना, पास या फेल आपको लोगों ने करना है। बिल्कुल, पास और फेल किसने किया? आवाम को, ये तो फिर आवाम भी और मीडिया भी जानती है। ठीक है पलवशा जी, आपका तो टेक आ चुका है। ऑपोजिशन का मच रहा है शोर कि उन्होंने फिर से NRO मांगा है और असेंबली फ्लोर पर आज इसकी आवाज़ और गूंज सुनाई दी गई है। कितनी सदाकत है इस बात में, इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। राना अफजल साहब, आप फरमाएगा कि कुछ इल्जामात ये भी आ रहे हैं कि ऑपोजिशन इसलिए शोर मचा रही है और शोर पर इसलिए ऑपोजिशन का इतना जोर है कि जो एहतसाब का अमल शुरू होने जा रहा है इसको किसी तरह से डीरेल कर दिया जाए, है ऐसी बात कुछ? देखें, पहले तो मैं जफर हिलाली साहब के बारे में बात करूंगा, जो उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे बनाने आते हैं। बड़ी दुख की बात है, इस मुल्क में पैसे सब ने बनाए हैं। हिलाली साहब, जजेस ने करप्शन नहीं की, जनरल्स करप्शन में नहीं पकड़े गए, एडमिरल करप्शन में नहीं पकड़े गए, ब्यूरोक्रेट्स करप्शन में नहीं पकड़े गए, वो क्या बनाने के लिए आते हैं? वो क्या क्या बना के लेके जाते भी आते हैं पैसे बनाने। यहाँ जिन्होंने बगावतें करके पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उनकी सजा दी। जिनको लटकाना चाहिए थे रस्से के साथ बगावत के ऊपर, उनको सजा मिली पाकिस्तान में। आप एक पॉलिटिशियंस के ऊपर हमेशा तनकीद करते हैं। हम तो ये नहीं कहते, पार्टियां बहुत बड़ी हैं हमारी, उनके अंदर अगर जैसे पूरी फौज में चंद जनरल करप्ट होंगे, इसी तरह से पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर चंद पॉलिटिशियन ने करप्शन की होगी, लेकिन उनको करप्शन को प्रूव तो होने दें। चंद आप मीडिया ट्रायल के हिस्सेदार बन जाते हैं, अब जब तक साबित होगी आप होने दें। अब मुझे जहां तक पता है, आप मुझे बात करने दें। जहां तक मुझे पता है, सियासतदान तो ये हल्फन बयान देते हैं कि वो अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे, अपनी सीट का नाजायज फायदा नहीं लेंगे, लेकिन हम जब अब देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ओथ एक अलग चीज होती है और फिर करना उन्होंने वही होता है जो उनकी मर्जी है। जज भी हलफ लेते हैं, फौजी जनरल भी हलफ लेते हैं। फौजी जनरल तो इस चीज का भी हलफ लेते हैं कि हम सिविलियन मैटर्स में मुदाखलत नहीं करेंगे, फिर वो बगावत करते हैं और फिर वहीं रहते हैं और रोज करते हैं। तो यहां पे हल्फ जो है वो हल्फ की क्या हैसियत है इस मुल्क के अंदर? लेकिन सियासतदान तो डायरेक्ट फिर अपनी इलेक्शन कैंपेन में वन ऑन वन आवाम से ही वादे करते हैं ना जी। हर बंदा जो हल्फ होता है वो अवाम से ही होता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हल्फ होता है। और मैं यही बताना चाह रहा था कि अब मेरी बात बीच में रह जाती है कि जब पैरागॉन हाउसिंग जिसके ऊपर इन्होंने एतराज किया ख्वाजा बरादरान के बारे में, उसमें जनरल्स इन्वॉल्व थे और ये उन्होंने शुरू की थी मुशर्रफ के दौर के अंदर। एज अ मिनिस्टर शुरू नहीं की थी ये हाउसिंग स्कीम। मुझे नहीं पता उसमें क्या कोई गलती है नहीं है, साबित क्या होगा, वो गुनाहगार होंगे, लेकिन नून लीग पार्टी एज अ पार्टी इसका ताल्लुक नहीं है। हमारी पार्टी कोई क्रिमिनल पार्टी नहीं है। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमारी सफों में लोग गलतियां भी करते होंगे, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसने फॉरेन फंडिंग में एज अ पार्टी क्राइम किया है और वो केस उनका पेंडिंग चला आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 9 वकील बदल चुके हैं। लेकिन एज अ पार्टी उन्होंने क्राइम किया हो रहा है ना, जिसने करप्शन की होगी। केसेस तो पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ है, पूरी पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं। एहतसाब सिर्फ हमारा हो रहा है, एहतसाब सिर्फ हमारा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। कुछ ऐसी शिकायत तो फिर पीपल्स पार्टी को भी है। साहब आप फरमाएगा कि वफाकी वज़ीर जो मेरी आखिरी बात सुन ले, जी राना मेरी आखिरी बात सुन ले कि शहबाज शरीफ के ऊपर इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि मुझे 10 अरब की रिश्वत ऑफर की है। हमने वो शहबाज शरीफ ने केस कोर्ट में किया हुआ है, ये पेश नहीं होते। दूसरों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है। सदाकत अली साहब, जो वफाकी वज़रा असेंबली फ्लोर पर बयान देते हैं, फिर जैसा कि पलवशा साहिबा भी यही शिकायत करी थी कि वज़ीर इत्तलात ने क्यों मरियम औरंगज़ेब को ये कहा कि अगली बारी तो आपकी है, तो उन्हें सप्रेस किसी तौर भी किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता एहतसाब का अमल जो है वो इस तरह से फिर मुतासिर होता है? नई स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए? देखिए, पलवशा साहब ने यह भी कहा है कि ये लोग नैब के स्पोक्स पर्सन क्यों बने हुए। बिल्कुल ठीक है, हम नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन रियासत का जो भी इदारा है उसको दिफा करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर आप बैठ के सारा दिन असेंबली में एक ड्यू प्रोसेस जिसको आपने भी कैरी ऑन रखा, बैन नहीं किया, कंटिन्यू रखा, आपने अपने दौर में कंटिन्यू रखा, आप उस प्रोसेस को अगर बुरा भला कहेंगे तो हमारे जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं उन्हें उसका डिफेंड करना है। फिर बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा ये हक है कि मेरी सुप्रीम कोर्ट या मेरा अदालत या मेरा नैब के बारे में एक बंदा जो क्रिमिनल है या जो अक्यूज्ड है वो उठ के बात करेगा तो मैं उसको डिफेंड करना मेरा ये आईनी कानूनी राइट है। अब बात ये है, इन दोनों ने पिक्चर ये पोर्ट्रे किया है राना अफजल साहब ने कि जैसे कोई अंधेर नगरी मची हुई है,
मैं इनसे पूछता हूं, क्या पिछले दौर में, पुरानी बात नहीं है, आसिफ जरदारी पे $60 मिलियन का केस नवाज शरीफ लेकर गए थे कि नहीं गए थे? क्या आप आसिफ जरदारी साहब का पेट फाड़ने की बात करते थे कि नहीं करते थे करप्शन पे? क्या आप राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल कहते थे या नहीं कहते हमने थे? सिर्फ ये क्या काम नहीं आपने किया था, शर्जील हमने और मेमन काम को भी किए थे। और डॉक्टर आसिम को, जरा सुन लेना, जरा सुन ले, मैं राजा आपने शर्जील मेमन को और डॉक्टर आसिम को अपने दौर में अरेस्ट करा के आप क्या बगले नहीं जाते थे कि आपने बड़ा आपने एहतसाब कर लिया? अब बात यह है कि जो पलवशा मेरी बहन ने कहा कि जी ये इश्यूज डिस्कस नहीं होते, आप बताएं इन्फ्लेशन क्यों हुआ? तो मेरी बहन, इन्फ्लेशन इसलिए हुआ कि आपका डॉलर डेप्रिशिएट कर गया। अब डॉलर क्यों डेप्रिशिएट हुआ? मुस्लिम लीग नून के दौर में जब एक्सपोर्ट जो आपके डॉलर कमाने का जरिया है वो $25 अरब थी, पीपल्स पार्टी गई तो 5 साल गुजरे, पहले साल 23 अरब, दूसरे साल 20 अरब, तीसरे साल 20 अरब और चौथे साल 23 अरब। दुनिया में लोग आगे जाते हैं, मुस्लिम लीग नून ने एक्सपोर्ट को कम किया और इंपोर्ट मेरी बहन 45 अरब थी, ये 60 अरब पे ले गए। ये किया है इसहाक डार ने, ये किया है नवाज शरीफ ने, ये किया शाहिद खाकान ने। जब आपका ट्रेड का खसारा इस तरह बढ़ेगा कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पैसे कमाने वाले हैं एक्सपोर्ट के, जुल्म किया इन्होंने, मुल्क को डुबोया, आज मुल्क कर्जों में है। नवाज शरीफ, इसहाक डार और आज अगर मुल्क कर्जों में है तो ये पिछली हुकूमत रिस्पांसिबल है इसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जफर इलाही साहब, आप बताएगा, आज हमने असेंबली फ्लोर पर एक और बात ये सुनी है, दोबारा से शोर मच रहा है कि एनआरओ मांगा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से। अब तो मुराद सईद ने ये भी कह दिया है कि उनके पास नाम भी हैं और उन्होंने इशारा भी किया कि पहला बंदा तो वही है जो यहाँ असेंबली फ्लोर पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। उनको 7 नाम उन्होंने इंडिकेट किया कि 7 नाम है जो मुझे पता है और मैं वक्त आने पर बता भी सकता हूँ। कितनी सदाकत है या सिर्फ ये खबरों के लिए ही है ये बात? देखिए जी, खुदा जाने, एक तो एनआरओ, जैसे किसी और ने भी कहा था, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है एनआरओ देने के लिए। तो ये कहना कि ये कह रहे हैं उनको कि तुम हमें एनआरओ दिलाओ, मगर ये ज़रूर बात सही है कि वो कह रहे हैं कि टेक इट ईजी, हाथ हौला रखो हमारे पे, और अगर तुम हमें थोड़ा सा लीवे दोगे कि जब वक्त आएगा तुम देखोगे हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये हो सकता है, ये एक जेस्चर, एक ओवरचर हो सकता है ऑपोजिशन मेंबर्स तक रूलिंग पार्टी के। मगर ये कहना कि देखिए पॉलिटिशियंस चोर नहीं है या सिर्फ पॉलिटिशियन चोर, मैं बिल्कुल मानता हूँ, माफ़ करिए, बिल्कुल सही है। हम ये तो पूरा, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ कि ये एक स्टेट नहीं है, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है, इसका नाम क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये स्टेट नहीं है। तो सब चोर हैं, इसलिए इस हालत में हम हुए हैं। मगर एक चीज तो मानना पड़ेगा, जब हसन, हुसैन, सलमान, अली, यूसुफ, हमजा अभी भागने की कोशिश कर रहा था और वो दूसरे रिश्तेदार इन लीडरशिप के दार और फैमिली, यही सब भगोड़े हैं। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? ये भगोड़े हैं ना, दे आर एस्केप फ्रॉम, माने उनको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे हैं, या जल्दी से बुलाया जाएगा और वो उनका जवाब हमें पता नहीं है। जब इतने लोग एक फैमिली से भागे हुए हैं इसलिए कि कानून के खिलाफ किया है उन्होंने हरकतें, और कोर्ट्स उनको बुला रहे, वो नहीं आ रहे, तो हम क्या करें ऐसे लोगों के बारे में? हम क्या समझे इन लोगों के बारे में? क्या हम समझे कि ये अच्छे लोग हैं, ये पीस लविंग, क्या कहते हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं? और अगर वो लफ्ज निकल गया चोर, तो हो चोर, आप देखिए प्रूफ नहीं हुआ, चोर कह रहे हैं। मैं कहता हूं एलिज्ड चोर, चोरी की इल्जाम है इन पे, और 99% लोग तो कहते हैं है ही चोर, मगर चलिए मैं नहीं कहता, वो कहते हैं, मैं कहता हूं एलिज्ड चोर, और लोगों को बुरा लगता है। और बिल्कुल ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी चोर हैं, बिल्कुल सही है, और इदारों में भी है, सबका अकाउंटेबिलिटी होना था। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस फैमिली का जिसके बारे में, जो PMLN है। जब आएगा PPP का वक्त आएगा, आप देखेंगे हम ये सही बात करें। और अगर
इनका भी वक्त आया पीटीआई का, मिसाल के तौर पे मैं पीटीआई बिल्कुल ये बात का सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर तहरीक इंसाफ अगर गिल्टी पाई जाएगी तो उसके ऊपर भी बात होगी, लोग वहां पर भी एहतसाब की बात करेंगे, क्योंकि तब्दीली तो का नारा यही लगा था और इसी की हम तवक्को करते हैं। पलवर जी आप बताएगा कि आज जो आते क्यों नहीं है पार्लियामेंट में बीबी, ये बीबी इनसे पूछे हमारे इमरान खान साहब के, ये पार्लियामेंट क्यों नहीं आते हैं भाई, पार्लियामेंट क्यों नहीं बोलते हो हर ठीक है। ये सदाकत अली अब्बासी से इस पर हम सवाल करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को तो आना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं आते, उनकी क्या मसरूफियात है, इस पर भी हम उनसे बात करें। पलवशा जी आपने सुना कि मुराद सईद ने जो कहा है कि एनआरओ मांग रही है ऑपोजिशन, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हमने सुना फवाद चौधरी ने भी ये कहा था, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था, लेकिन अब ये तीसरी बार हम सुन रहे हैं कि बार बार ये बात उठाई जा रही है। आपको नहीं लगता कि अब इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, कोई पार्लिमानी सतह पर कोई कमेटी भी बननी चाहिए? किस चीज की कमेटी बननी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट हो सके? ये बार-बार जो हुकूमती बेंचेस से हमें आवाज आती है कि ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है, एनआरओ मांग रही है, लेकिन 4 दिन बाद खबरों में रहने के बाद बात फिर दब जाती है, फिर 4 दिन बाद ये बात शुरू हो जाती है। तो कमेटी बननी चाहिए ताकि अवाम को भी पता चले आखिर है कौन। नहीं, अवाम को पता चलने के लिए कमेटी की ज़रूरत नहीं है। अवाम को पता चलने के लिए जो मौसूफ ये कह रहे हैं उनको अपनी ज़बान खोलने की ज़रूरत है। जब आप इतनी बड़ी बात कहते हैं तो फिर आप में इतना हौसला भी होना चाहिए कि आप बताएं कि आपसे कौन मांग रहा है। यानी एक शख्स चोरी के बाद आपसे एनआरओ मांग रहा है, एक अलबत्ता तो एनआरओ की जो यहाँ हिस्ट्री है इस मुल्क में, चलती चली जाएगी जब तक इसकी तहकीकात नहीं होगी। बात अगर आप करने दीजिए, आप 1 मिनट मुझे अगर खत्म कर लेने दें। एनआरओ की जो इस मुल्क में तारीख है, अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो मुराद सईद साहब की क्या हैसियत है एनआरओ देने की? यानी कि वो क्या है, उनकी क्या कोई उनकी लीगल पोजीशन है, क्या वो किसी कानूनी इदारे के हेड हैं, क्या किसी इन्वेस्टिगेटिव इदारे के हेड हैं? मतलब उनसे कोई क्यों एनआरओ मांगेगा? और अगर उनसे कोई एनआरओ मांगता भी है तो एनआरओ, देखिए एनआरओज इनकी पूरी हुकूमत की हैसियत नहीं है देने की। जिन्होंने एनआरओ देना होता है, जिस दिन उन्होंने एनआरओ देना हुआ और जिस दिन एनआरओ दे दिया, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। इनको तो उस दिन पता चलेगा जब मामलात हो चुके होंगे। लिहाजा ज़रा तारीख का भी मुताला करना चाहिए। और जो शख्स बात कर रहा है उसको मैं कहना नहीं चाहती है, एक बुरी सी कहावत है, लेकिन ज़रा देख के बात करनी चाहिए। मतलब वो क्या, उनकी क्या हैसियत है कि वो एनआरओ देंगे? और साथ लो, और अगर कोई मांग रहे और चोर जो इस मतलब हम बार बार कह रहे हैं चोर डाकू एनआरओ मांग रहे हैं, तो आप उसका नाम लेने से आपका क्या टेक है? मुराद अली साहब भी नहीं, पूरी हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि वो खिदमत करें, एनआरओ दे सके। उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी आज की मुराद सईद की तकरीर से थोड़ी सी कंफ्यूजन सारे मीडिया में फैली हुई है। तो चूंकि मैं वहां मौजूद था, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, शायद लोगों को इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया। मुराद सईद ने कहा कि ये पूछते हैं कि कौन एनआरओ मांगता है। उन्होंने कहा मैंने अपने महकमे का ऑडिट करवाया है और स्पेशल ऑडिट करवाया है और उसमें मैंने बहुत सारा कुछ पकड़ा है। एक तो मैंने 42 करोड़ रुपया मैंने वसूल कराया और बहुत सारा कुछ पकड़ा है। और मुस्लिम लीग नून के 7 बंदों ने मुझसे आके राब्ता किया है कि अब मेरे साथ एनआरओ कर लें, मीन्स मेरे साथ डील कर लें और केस ना चलाएं। उसने ये जब ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि एक बंदा तो मेरे सामने बैठा है। तो इस चीज़ को मीडिया ने मिस इंटरप्रेट किया। हालांकि एनआरओ का मतलब उनका ये था कि ये लोग मेरे महकमे में हुई करप्शन, मोटरवेज हाईवेज की करप्शन पे मुस्लिम लीग नून के 7 बंदों मेरे से आके डील करने की कोशिश की। लेकिन वो वज़ीर ममलिकत हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी से उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ बात तक ही नहीं रहेगी, खबरों से आगे जाके तंजीमों पर जाकर फिर फैक्ट फाइंडिंग पर आ रही है। एनआरओ की एक नहीं, मैं बता रहा हूँ, एनआरओ की मिनिस्ट्री में 7 बंदे हो ही नहीं सकते। हमने अलीमा खान साहिबा को एनआरओ दे दिया, या इन्होंने सुन लेना, इन्होंने ये कहा था कि जी उसकी मिनिस्ट्री में तो तहरीक लब्बैक को एनआरओ दे दिया। एनआरओ का मतलब जी, राना साहब मैं बात कर लूं प्लीज। एनआरओ का मतलब माफीनामा। मुराद सईद ने कहा कि इन्होंने जो करप्शन किया मुस्लिम लीग नून वालों ने, वो मुझसे राजीनामा करना चाहते थे ताकि उनके केस को मैं आगे प्रोसीड ना करूं। ठीक है, राना अफजल साहब अब आप क्या कहेंगे? वाकई राजीनामा करना चाहते थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनकी मिनिस्ट्री के अंदर एक मिनिस्टर होगा या 2 मिनिस्टर होंगे, मेरा ख्याल है एक ही मिनिस्टर था। तो 7 लोग उनकी मिनिस्ट्री में कहां से नून लीग के आ गए? मुझे तो नहीं समझ आती कि वो एक मिनिस्ट्री में 7 मुस्लिम लीग वाले कहां से आ जाएंगे, एमएनए और दूसरे लोग। अब पता नहीं, ये तो अल्लाह जाने की वो बात। इन्होंने कहा कि हमारे दौर में
कॉन्ट्रैक्टर तो फिर आप लोगों के साथ होते ही हैं हमेशा, हर मिनिस्ट्री में होते हैं। इन्होंने कहा जी हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, ये हकीकत है। हमारे दौर में दहशतगर्दी थी, हमारे दौर में दहशतगर्दी थी, हमारे दौर में बिजली का बहरान था, वो गिरते गिरते, लेकिन हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स जो थी वापस हुई और बढ़ना शुरू हो गई, और वो बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली पूरी हो गई है। 2.5-3 साल से हम 24 मैं चैलेंज कर रहा हूं, हम बढ़नी शुरू हो गई थी। और अब फिर आपने कहा कि जी इंपोर्ट बढ़ गई। इंपोर्ट इसलिए बढ़ी कि आपका ग्रोथ रेट राना साहब चैलेंज करता हूं, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से बात करने देना मुझे। 5 साल मुस्लिम लीग नून ने महकमा था, ये मेरा महकमा था। आप लोग झूठ बोलते हैं, ये मेरा महकमा था। और 5.8% जब ग्रोथ हुई, फैक्ट पे चैलेंज करता हूं, ये झूठ ना कहा करें आप ये मेहरबानी करके ना झूठ बोलते हैं तो थोड़े सही इस्तेमाल किया करें। आप हर वक्त बंदे को इंसल्ट करते हैं। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर मुस्लिम लीग नून ने आपसे सीखे हैं ये अल्फाज, क्या मैं मेरी बात कर लेने दें मुझे। आप बच्चे को तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं, झूठ क्यों कह रहे हैं? मैं सुने, सिर्फ मेरी बात सुन ले मदिया, एक जुमला बोलूंगा। यू टर्न भी झूठ होता है। मैं राना साहब का जैसे उनकी बात मुकम्मल होगी बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स देखिए, जी मैं आपकी बात में नहीं बोला। देखिए, जब हमारे $54 बिलियन के बराबर अवाम ने एलसीज खोली, बिजनेसमैन ने एलसीज खोली, अपनी फैक्ट्रियों में नई मशीनें लगाने के लिए खोली, वो मईशत ऊपर जा रही थी। और ये 1 साल होना था, 2 साल होना था, उसके बाद नॉर्मलाइज होना ही होना था। हमने भी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा के इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश की और वो कम होना शुरू हो गई थी। तो अब आके इनको मईशत हैंडल करनी नहीं आई और अवाम को इन्होंने वो तासुर दिया कि ये उस तरह जो है मंकी के हाथ में आ गया, ये अपना गला काट लेगा। ये एक नालायक हुकूमत थी और डॉलर का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा 52,000 पे थी स्टॉक एक्सचेंज, आज 38,000 पे है। 14,000 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरी है। ये पाकिस्तानियों का डूबा है पैसा। पाकिस्तान की आपका क्या टेक है कि मईशत में बिगाड़ पैदा किया मौजूदा हुकूमत ने? मजीद जी मैं सुनूंगा आपकी बात। जी सदाकत अली मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे शोर में समझ नहीं आया। सदाकत अली साहब, राना अफजल साहब कह रहे हैं कि मईशत की जो नाकामी है मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। मैं बात ये करना चाह रहा था मदिया जी जी कि मैं जो फैक्ट्स बोल रहा हूं, मैं MNA हूं, मैं आपके जिम्मेदार हूं, मैं जो स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है उनके फैक्ट्स बोल रहा हूं। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ली तो $25 अरब की एक्सपोर्ट थी और $45 अरब की इंपोर्ट थी। इंपोर्ट पहुंच गई 60 से 61 अरब पे और एक्सपोर्ट जाके 23 अरब पे रुकी, बजाय के बढ़ने के जो 25 से 35 या 40 होती जाके 23 पे रुकी है। ये जुल्म हुआ है जब पाकिस्तान की मईशत एक्सटर्नल कर्जों में फंसी है। ये जुल्म हुआ है जब आपका डॉलर खत्म हुआ, आपके रिजर्व खत्म हुए। जब रिजर्व खत्म होते हैं आपकी करेंसी भी डिप्रिशिएट करती है, आपके यहाँ महंगाई भी आती है। ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख के बुरे तरीन 5 साल थे जो नवाज शरीफ, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। आपको मैं फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं स्टेट बैंक की स्टेट बैंक की रिपोर्ट बिगाड़ है तो इंसानी जानों की भी हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर के जाया हो रही है। घर में जो सख्ती जिंदगी है इसी पर हम डिटेल में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और पलबाशा खान हमारे साथ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने 10 साल से वहां पर हुकूमत की है, आखिर क्या इकदाम हुए थर के लोगों के लिए, इस पर डिटेल्स में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पलवशा जी, आप बताइएगा कि हर साल हम ड्राउट की खबरें पढ़ते हैं थर में कि जब भी कहत की सिचुएशन वहाँ पर पैदा होती है उसके बाद ही इकदाम शुरू होते हैं, लेकिन हर साल डेथ टॉल जो है वो बच्चों की वो बढ़ती रहती है और इसी तरह से खबरों की जीनत बना रहता है थर, लेकिन कोई ख़ास इकदाम नहीं होते। आपकी वहाँ पर आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, कुछ बताइएगा आखिर असल मसला क्या है थर का? देखिए जी, मैं थर पे कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, मैं बिल्कुल आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी तो वहाँ पर ही रूल कर रही है ना, इस लिहाज से तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कुछ? जी, मैं आपको, आप अगर मुझे बात करने दें, अगर आप सवाल दर सवाल करेंगी तो फिर मैं आपको क्या जवाब दे सकती हूँ? आप सुन तो लें ना, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं कोई थर पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं थर की रिहायशी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि थर एक ड्राउट स्ट्रिकन एरिया है, वहाँ फैमिन है, और किसी भी ड्राउट या फैमिन में पार्टली ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन पे जिम्मेदारी ज़रूर आती है, मगर वहाँ के जो हालात और मामलात हैं उन पर भी आप नज़र डालिए कि वो क्या हैं और इसके क्या रीज़न्स हैं। मेल न्यूट्रिशन एक बड़ी रीज़न है, और वहाँ हैवी वाटर एक बहुत बड़ा मसला है, और सबसे बड़ा मसला वहाँ वक्त से पहले जो है वो शादियाँ हैं, जिनके नतीजे में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा बच्चों के जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं उनके मामलात ख़राब होते हैं। ज़ाहिर है मेल न्यूट्रिशन भी एक माँ का बिल्कुल जो इतनी छोटी उम्र में बच्चा पैदा करती है उसके लिए एक बड़े बहुत से इशूज़ होते हैं, लेकिन मामलात इसमें यह है कि अब वहाँ एक ऐसी टोपोग्राफी है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ का पानी हैवी है, लेकिन ये तमाम मामलात जो हैं इनके बावजूद हुकूमत का बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। मैं ये क्या, जब हम यहाँ बैठकर कहते हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है हर उस शख्स की, हर उस बच्चे की जिसकी मौत होती है, उसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल उस हुकूमत वक्त पर होती है। इस ज़िम्मेदारी से ना मैं हट सकती हूँ ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीछे हट सकती है, मगर वहाँ जो मामलात पीपल्स पार्टी ने किए हैं, 1000 के करीब आरओ प्लांट्स है, उसमें से बिल्कुल कुछ डिसफंक्शनल होंगे, मेरे ख्याल में 110 के करीब डिसफंक्शनल हैं। आज सीजे चीफ जस्टिस साहब वहाँ गए हैं, उनके साथ मुराद सईद वहाँ गए हैं, लेकिन क्या ये मामलात सिर्फ एक थर के हैं? क्या ये मामलात पाकिस्तान में कहीं और नहीं है? क्या ये मामला साउथ पंजाब की पावर्टी के साथ पलवशा जी, मैं सिर्फ एक एंकर हूं, लेकिन मैंने भी रिसर्च की है कि थर में क्या कुछ वहां पर मसाइल है और उन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म पीरियड है, एक डेकेड है, 10 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। अगर कोई भी वहां पर देखे तो उसके मसाइल को हल किया जा सकता है। 10 साल में कोई सहरा गुलजार नहीं बनता, वरना मैं आपके साथ रिसर्च और फैक्ट शेयर करूंगी पलवशा जी कि क्या कुछ ओवरकम किया जा सकता है, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। जफर साहब, आपको क्या लगता है कि जो थर है वहां पर, मैंने खुद भी अपने तौर पर भी रिसर्च की थी, वहां पर मशरूम्स की काश्त करके, फिर वहां पर जो काले बिच्छू हैं उनकी अफजाइश करके उनको बेचकर वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको हेल्प आउट किया जा सकता है। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान भी कर सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ सियासी दावे और बातें करते हैं और फिर उसके बाद मामला खत्म। जो हर साल इतनी अमवात हो रही है उस पर ना किसी को अफसोस है ना उस पर कोई बात करना चाहता है। काले बिच्छुओं से अमवात खत्म, आप बताइएगा, मतलब काले बिच्छू पालने से थर की अमवात खत्म हो जाएगी? किसी की मदद तो कर सकते हैं, जो भूखे लोग मर रहे हैं और भूखी वजह से काले बिच्छू पालने से वहां के बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, मतलब क्या? ठीक है जफर साहब, आप बताइएगा। नहीं, थर के काले बच्चू पालने से बच्चों की अमवात का क्या? थर में नहीं है, ये पाकिस्तान में है, ये कराची आ गए हैं और ये असेंबली में भी काफी सारे काले बिच्छू खड़े हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी शर्मनाक बात है, इसमें तो कोई बहाना हो ही नहीं सकता कि 10 साल में आप थर को नहीं फिक्स कर सके और आप कह रहे हैं कि पूरा मुल्क को फिक्स करेंगे। जी, खुदा के लिए, जब थर को आप 10 साल में नहीं फिक्स कर सके, पानी नहीं दे सके, तो क्या आप कह रहे हैं कि मुल्क को आप ठीक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्यों नहीं फिक्स किया? इसलिए कि लूट, और कोई इसका जवाब ही नहीं है। एक दूसरी बात, मैं तो समझता हूं कि जी थर को एक ओपन प्रिजन डिक्लेयर करें। ये सब लोग जो पकड़े जा रहे हैं, अगर ये इफ दे आर फाउंड गिल्टी और अगर इनको सजा मिला, इनको आप थर भेज दें, इनको कहे जाओ थर के तरह रहो, उधर काले बिच्छू पकड़ो और चीजें खाओ, वही पानी पियो और देखो तुम्हारे से क्या होता है। और जब मेडिसिन के लिए आप पूछते हैं तो मेडिसिन है ही नहीं। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 दिन का नोटिस दिया, 4 दिन पहले उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, और आप यकीन करेंगे कि 4 दिन में भी कोई नहीं, वो मेडिसिन फिर भी नहीं पहुंची। इनको परवाह नहीं है। राना अफजल साहब, इस साल जो है वो 616 अमवात हुई है, लेकिन आप ये भी कहे ना कि थर दुनिया का 7वां बड़ा सहरा है। आप ये भी बताएं कि आज सीजन ने वहां जाके पानी पिया है और आरओ प्लांट्स का, और वो क्या कलमात कहे हैं, उसको आप किस तरह बीच में से माइनस कर रहे हैं? जी जी जी,
राना साहब, आप क्या कहेंगे, ये हुकूमत की नाअहली है कि आप ये भी बताइए कि थर्ड से पीपल्स पार्टी के रूलिंग पार्टी रहे, थर्ड से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स किस तरीके से जीतते हैं? क्या वहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं? क्या सिर्फ आप लोग स्पोक्स पर्सन हैं और वहाँ के लोग जब वोट डालते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं थर में गया हूं और बड़ी कम आबादी है, बहुत बड़ा एरिया है और डेजर्ट टाइप एरिया है जहां पे बहुत दूर बड़ा सहरा है, छोटी आबादियां हैं, 20-20 लोगों के घर हैं और मीलों दूर दूर वो घर हैं और वो एक बहुत चैलेंजिंग एरिया है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है। वहां पे अस्पताल भी बनाए हैं इन्होंने, काम भी किया है और वहां के बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये कह देना कि वो थर के अंदर जो लोग हैं वो हुकूमत टोटली नाकाम है, दुनिया के अंदर पॉकेट्स होती हैं जहां पे मुश्किल हो जाता है। और वो गवर्नमेंट गए और आज अस्पतालों में मेडिसिन भी नहीं थी। अगर सूबाई हुकूमत कुछ करने में नाकाम हो गई तो फिर बिल्कुल वफाकी हुकूमत को करना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप फरमाएगा कि सूबाई हुकूमत अगर नाकाम हो जाती है तो क्या वफाकी हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लान आप हमें गुलजार बना के दिखाइए। देखिए जी पूछिए आप। एक इंसानी अलमिया है और इसमें चाहे वो फेडरल हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत है, वो फेल है, मानना पड़ेगा। अच्छा सर सुन लेना, अब अपनी बारी पे बोल के मैं आपका इंतजार कर रहा था। ये फेलियर है, चाहे वो मेरी हुकूमत है, चाहे यहाँ 5 साल नून लीग ने गुजारे हैं और चाहे 10 साल पीपल्स पार्टी ने गुजारे हैं, ये फेलियर है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वहाँ ग़िज़ाई किल्लत है, मैल न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से अमवात हो रही है और 600 से 700 अगर बच्चे मार जाए और हम यहाँ बैठ के कहेंगे। आप बता रहे हैं कि सर सुन लेना। अच्छा आप ये बात कह चुकी, आप ये बात 3 दफा बोल चुकी है ना, अब हमें भी मैं बिल्कुल सच आप ये भी कहिए। वो 7वां बड़ा सहरा है। और सदाकत अली साहब, आप कहने की बात ये है कि वहां एक हुकूमत बैठी है। अब ये वहां पे एक हुकूमत बैठी है, वहां उनके लोगों की जिंदगियां का उनका सवाल है और इसको इतना इजी लेना। और मैंने आज मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं कि वहाँ ड्रामा किया वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जब चीफ साहब गए तो वहाँ उन्होंने जाली कोई मेडिकल कैंप लगाए और जाली मरीज और जाली वो बेड लगा के उनको ड्रामा किया। ये एक अलग बात है, लेकिन चलें इसको छोड़ देते हैं। ये तो ड्रामा करना ये यहाँ रूटीन रही है सियासतदानों की और हुकूमतों की। असल बात क्या है कि अगर 600 से 700 बच्चे अमवात होती है और रीज़न पता लगती है कि उन माओं में या उन बच्चों में ग़िज़ाई मतलब मैल न्यूट्रिशन है, तो इस पे बजाय आप डिफेंड करने के, मैं तो शर्मिंदा हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तान में सियासत करता हूँ, मैं एक MNA हूँ और मेरे मुल्क में जहाँ लोग, लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, शर्मिंदा होने से कुछ भी नहीं बनेगा। जो जाने जा रहे हैं वो खुराकी किल्लत की वजह से जा रहे हैं और उन तालिबान को भाई कहते थे जो ज़्यादा के हिसाब से कत्ल करते थे। उन कि चीफ जस्टिस के नोटिस से सिर्फ बात नहीं बननी चाहिए, बल्कि सूबाई हुकूमत के बाद वफाकी हुकूमत पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मरने वाले बच्चों के लिए कुछ तो इकदाम उठाए जाए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।